एस, ई ऑफ एस, वाई ऑफ एस, आर ऑफ एस इसके सब्स्टिट्यूट्स हैं इन लैप्लास, यानी कि इस आर ऑफ टी को आप आर ऑफ एस लिखोगे कैपिटल में, इसी तरह ये वाई ऑफ एस हो जाएगी, ये यू ऑफ एस हो जाएगी, ये ई ऑफ एस हो जाएगी। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि ई ऑफ एस क्या होता है, यू ऑफ एस क्या होता है, वाई ऑफ एस क्या होता है। अच्छा, अब मेरे पास 60 किलोमीटर यहाँ पे आए, मैं ये बता रहा था कि ये ऑटोमेटिक करेक्शन कैसे होगी। फर्स्ट इंस्टेंस पे ई ऑफ 1 विल बी इक्वल टू डिजायर्ड क्या 100 माइनस 60 प्लस 40। इसका मतलब ये कि एक्सेलरेटर और दबना चाहिए अभी, यानी कि जितना एक्सेलरेटर आपने दबाया हुआ था, आप 60 पे जा रहे थे ना, तो इसका मतलब ये कि एक्सेलरेटर और दबना चाहिए, और कितना दबना चाहिए, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द एरर। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कंट्रोलर काम कर रहा होता है, ये इनफैक्ट इसका एक हिस्सा कम से कम इसके प्रोपोर्शनल के ऊपर काम कर रहा होता है, यानी कि एरर कितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा एक्सेलरेटर दबना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना है, ये बात ज़रा गौर से सुनिएगा, लेट से कि आप 60 पे थे, आपने 180 पे जाना है, और आपको पता है कि 180 पे जाने के लिए मुझे अपना थ्रॉटल मैक्सिमम लिमिट तक दबा देना चाहिए इस टाइम पे, अगर मैं 60 पे हूँ अभी, मतलब लेट्स से कि 70 डिग्रीज तक जाता है अगर थ्रॉटल, तो आपने पूरा 70 डिग्री दबा देना उसको। लेकिन अगर आपने 20 डिग्री दबाया हुआ है और आप कह रहे हो कार की स्पीड यार बढ़ ही है आहिस्ता आहिस्ता, तो मे बी आप पहुँच जाओगे उस लिमिट पे, लेकिन काफ़ी देर लगेगी। समझ रहे हो बात? अब बात यह है कि 60 के लिए एक एंगल था, यानी ये कर क्या रहा है एरर यहाँ पे, एरर इस कार्बोरेटर के थ्रॉटल को कंट्रोल कर रहा है। एरर ज़्यादा है, इसने उस थ्रॉटल को ज़रा ज़्यादा दबाया, ठीक है, उसने ज़्यादा दबाया तो क्या होना चाहिए, स्पीड बढ़नी चाहिए। स्पीड बढ़ के लेट्स से 84 पे चली गई, आपके पास सैंपल हुई, आउटपुट इनपुट पे आई, सब्ट्रैक्शन हुई सैंपल के बाद, सब्ट्रैक्शन होने के बाद अगले सैंपल पे ई ऑफ 2 आपके पास आ गया 100 माइनस 84 इज इक्वल टू 16। तो अब एरर हो गया कम, यानी कि जितना आपने थ्रॉटल दबाया हुआ है उस थ्रॉटल के ऊपर ये पर्टिकुलर स्पीड अचीव हो रही है, तो थ्रॉटल और दब जाएगा। आप समझ रहे हो? अब थ्रॉटल और दबेगा तो जाहिर सी बात है स्पीड और बढ़ेगी। अब लेट्स से इस प्रोसेस के अंदर स्पीड बढ़ के 105 पे पहुंच गई, तो क्या होना चाहिए, अब जितना थ्रॉटल आपने दबाया हुआ उसके ऊपर तो 105 मेंटेन हो रहा है ना, आपको तो 100 चाहिए था। तो अगर थ्रॉटल यूं गया एक डायरेक्शन में, तो इट शुड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ कमिंग बैक एज वेल। तो वो कौन चीज़ करेगी, वो एरर ही करेगा। ई ऑफ 3 क्या होगा, 100 माइनस 105, दिस विल बी इक्वल टू -5। बात समझ रहे हो, -5, क्योंकि जाहिर है जब ओवरशूट होगा तो ओवरशूट, ये ओवरशूट होता है, इसको हम कहते हैं सिस्टम ओवरशूट, यानी कि जो डिजायर्ड थी आउटपुट उससे ऊपर निकल गया सिस्टम। अब सिस्टम जाहिर इतना ऊपर तो नहीं निकलेगा ना, तो एरर भी कम आएगा, तो वो हल्के हल्के वापस ले आएगा एक्सीलरेटर को, और आपका सिस्टम 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड पे कांस्टेंट हो जाना चाहिए। इसी तरह अब अगर कोई स्लोप आएगी, जैसी स्लोप आएगी आपकी स्पीड गिरेगी, आपके सिस्टम को पता चल जाएगा, थ्रॉटल और दबा देगा 100 पे, दोबारा कांस्टेंट हो जाएगा सिस्टम। सो इट इज़ वेरी क्लियर आई थिंक एक क्लोज लूप सिस्टम के क्या फ़ायदे हैं, और क्लोज लूप सिस्टम इज़ एक्चुअली दैट सिस्टम जिसकी इनपुट जो होती है हमेशा आउटपुट से अफेक्ट हो रही होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आउटपुट अफेक्ट कर रहा है यू ऑफ टी को कि नहीं। अगर आप यू ऑफ टी को देखो तो यू ऑफ टी अफेक्ट होता है इससे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब सेंसर की इन्होंने बात की है, देखें इन्होंने जो बुक में दी हुई है, बुक की पहले पढ़ लेते ना कि बुक में उसने क्या कहा है, फिर मैं यहीं से आपको बता दूंगा कि सेंसर का कैसे मैथमेटिकल मॉडल क्यों होगा। इसका बड़ा सादा होता है, जनरली इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पैरामीटर्स आते नहीं हैं, लेकिन लेट्स सी। यहाँ से जो थर्ड पैराग्राफ है 1.2.2 का, यहाँ से पढ़ें अगर, Changes in driving condition represent disturbances affecting an automobile's speed. One possible feedback control configuration is shown in figure 1.2b. A tachometer produces a voltage proportional to the engine shaft speed.
The input voltage which is proportional to the desired speed is set with a potentiometer. ये देखें, चूंकि टैकोमीटर लग गया, मैंने आपको आसानी के लिए समझाने के लिए बताया कि जी रेफरेंस भी किलोमीटर एन आवर पे है और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी किलोमीटर एन आवर पे है, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा होगा, देखें ना, इस स्पीड को कोई सेंसर सेंस कर रहा होगा। ऐसे ही तो नहीं होगा कि कोई डायरेक्ट ही मुझे किलोमीटर एन आवर पता चल रहे हो, ऐसा तो नहीं पता चलता, कोई ना कोई वोल्टेज होगी, कोई करंट होगा, कुछ होगा। तो टैकोमीटर ये करता है कि जितनी स्पीड होती है उसको वोल्टेज में यहाँ पे चेंज कर देता है, V ऑफ t में। अगर यहाँ पे वोल्टेज का सिग्नल अलर्ट से कि 5000 RPM पे वोल्टेज आनी चाहिए 2.5 वोल्ट्स, 0 RPMs पे 0 वोल्ट्स, और अगर ये सपोज कर लिया जाए कि ये सेंसर एक लीनियर, टोटली लीनियर सेंसर है, जो कि इसको होना चाहिए, अगर ये लीनियर सेंसर है तो फिर जाहिर सी बात है कि ये क्या करेगा कि इसमें आप बड़े आराम से मालूम कर सकते हो कि कितनी RPMs होंगे यहाँ पे जब एक पर्टिकुलर वोल्टेज यहाँ पे आ रही होगी। बता सकते हो कैसे, क्या फंक्शन होगा मैथमेटिकल? आपको एक्चुअली वोल्ट्स पर RPM चाहिए ना, 2.5 वोल्ट्स डिवाइड बाय 5000 करोगे तो आपके पास वोल्ट्स पर RPM आ जाएंगे। अब जितने वोल्ट्स यहाँ पे मिल रहे हैं एक्चुअली वो उतने RPMs वहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। तो ये तो बड़ा सादा सा एक मैथमेटिकल मॉडल है ना, जिसके अंदर आपको ये पता है कि भाई 2.5 डिवाइडेड बाय 5000 जो है वो इसकी इधर से उधर और इधर से उधर ट्रांसमिटेंस बनती है। अब ये चीज़ यहाँ पे फीडबैक हो रही है ये वोल्टेज में, तो ये क्या होना चाहिए, ये भी तो वोल्टेज होनी चाहिए ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये वोल्टेज है और ये RPMs आ रहे हैं। अब आप RPM से वोल्टेज तो नहीं माइनस कर सकते, क्या ख्याल है? तो फिर होता ये है कि यहाँ पे भी जैसे आपने देखा होगा कार के अंदर होता ही यही है कि क्रूज कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है, तो एक इस तरह का डायल होगा और एक यहाँ पे बटन होगा। डायल को आप यहाँ घुमाओगे ना तो उसकी स्पीड जो है ना डिस्प्ले में चेंज हो जाएगी, यानी कि प्रीसेट स्पीड कितनी है। आप यहाँ पे डायल को घुमा रहे हो यूँ तो वो 105 पे जाकर रुकी ना, जैसे अगर 105 पे मैंने मेंटेन कराना है क्रूज कंट्रोल, 105 हुई ना तो यहाँ से मैंने बटन दबा दिया। जब मैंने यहाँ से बटन दबा दिया वो लॉक होगी, स्पीड सेट हो गई। ये चीज़ क्या है जिसको ये जो घूम रही है पोटेंशियोमीटर होगा ना सम सॉर्ट का, जो वोल्टेज जनरेट कर रहा होगा। तो यहाँ पे इसको वोल्टेज मिल रही है, रेफरेंस वोल्टेज, ये वोल्टेज मिल रही है जो इस वक्त आउटपुट के हिसाब से प्रोपोर्शनल वोल्टेज। तो इधर दोनों वोल्टेजेस माइनस होंगी, एरर जनरेट होगा और आगे कंट्रोलर अपना काम कर देगा। उसी तरह सेम लॉजिक है जैसे मैंने उसके लिए बनाई है, सेम लॉजिक इसके लिए भी है, कोई फ़र्क नहीं है। इंटरप्रिटेशन में तो कोई फ़र्क नहीं हो सकता ना, मतलब आप ये कहो कि RPMs माइनस हो रहे हैं या वोल्टेजेस माइनस हो रही हैं, सो व्हाट। लेकिन अगर कंट्रोल सिस्टम समझ रहे हैं तो आप ज़्यादा आसानी से RPM से समझ सकते हो, किलोमीटर से समझ सकते हो। लेकिन जब आप कहोगे कि जी मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, तो फिर आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? टैकोमीटर लगाओगे, टैकोमीटर से वोल्टेज आएगी, आप एक इनपुट रेफरेंस सेट करोगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया वो आपने रेफरेंस सेट किया, जैसे ही बटन दबाया रेफरेंस सेट हो गया। रेफरेंस सेट हो गया तो इसका मतलब ये हुआ, एक तरीकाकार ये है कि यहाँ पे डिफरेंस एम्पलीफायर लगा दिया जाए। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप इन दोनों वोल्टेजेस को फीड कर दो अपने माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। उधर 2 ADC लगे होंगे, दोनों ADC लगे होंगे तो एक पे एक वोल्टेज आ जाएगी ये वाली R ऑफ t आ जाएगी और एक में ये वाली आ रही होगी। अब जब ADC पढ़ा होगा आप सबने ज़ाहिर, तो ADC के अंदर डिजिटल डाटा बन जाता है। अगर वो 8 बिट का ADC है तो 0 से 256 के दरमियान एक डिजिटल वर्ड उसका एसोसिएट कर देगा। अब लेट से इसके लिए उसने 184 किया, यार आप मुझसे पूछो ना, आप उससे पूछोगे, उसकी भी आपने अटेंशन डाइवर्ट की, मेरा भी टेम्पो तोड़ा और आप पूरी क्लास का तोड़ दिया। तो मतलब कल्प्रेट आप हो सारे नुकसान के। अब मतलब कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो कि क्लास में बातचीत करना लेजिटिमेट है तो मुझे बताओ, मुझसे पूछ लो, कोई मसला है मुझसे पूछो। आप मुझसे बेहतर तो जवाब नहीं दे सकता, मुझे यकीन है इस बात का, ठीक है। ADC का तो मुझसे पूछ ले भाई, ADC अभी तक वैसे पता होना चाहिए सारों को। कब पढ़ा था ADC आपने? इलेक्ट्रॉनिक्स 2 में पढ़ा होगा मेरे ख्याल में, पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स 2 में। ऑप एम्प्स के थ्रू बनाना भी सीखा है? अच्छा, खैर ADC में दोनों आपने कर दी, एक को उसने एक डिजिटल वर्ड दे दिया, दूसरे को दूसरा दे दिया, आपस में माइनस की एरर आगे जनरेट हो गया, वो आपने आगे माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो
सारा सॉफ्टवेयर लूप था उसके अंदर आपने दे दिए, ऑटोमेटिकली काम करेगा। ठीक है, तो ये इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये ज़रूरी है हमें पता होना कि क्या लिनियरिटी शो हो रही है सेंसर की। और सेंसर्स हम हमेशा यूज़ करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि लीनियर हो। ठीक है, उस पर्टिकुलर रेंज में सेंसर को लीनियर होना चाहिए, और सेंसर्स हमेशा लीनियर होते हैं इन सम रेंज और फिर नॉन लीनियर हो जाते हैं इन अदर रेंज। तो जब भी आप सेंसर को चूज़ करते हो यू शुड नो कि आपकी ऑपरेटिंग कंडीशंस क्या हैं, आपने किन ऑपरेटिंग कंडीशंस के अंदर इन सेंसर्स को चलाना है। ठीक है, इसने फिर आगे इस एक्सप्लेनेशन के नीचे इसने एक यूएस प्रेसिडेंट की एग्जांपल दी हुई है कि अगर आपने यूएस प्रेसिडेंट चुनना हो तो आउटपुट क्या होगी, उसके डिसीजंस, ये उसकी आउटपुट होगी कि वो डिसीजंस क्या लेता है। और आपके पास कंट्रोलर क्या होगा, इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट क्या होता है, इलेक्शन होते हैं जो, हाँ, जो लोग इलेक्ट करते हैं, यानी कि जो पब्लिक है वो कंट्रोलर है। तो पब्लिक क्या करती है, पब्लिक उसके डिसीजंस को देखती है, अपने डिज़ायर्ड डिसीजंस के साथ उसको कंपेयर कराती है, और उसके बाद आउटपुट जो जनरेट होता है उस कंट्रोलर से वो क्या होता है, वोट। तो वोट जाती है, कंट्रोल इनपुट होगी वोट सिस्टम की। सिस्टम क्या है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की जो इनपुट है दैट इज़ द वोट, और फिर आउटपुट उसके बाद। लेकिन इस पूरे सिस्टम में अगर आप गौर करें तो एक मसला है, ये एक एग्जांपल है डिलेड सिस्टम की। ठीक है, ये कंटिन्यूस सिस्टम नहीं है, एक डिलेड सिस्टम है। डिलेड सिस्टम्स वो होते हैं जिनमें कंट्रोल इनपुट का इफेक्ट जो है ना वो नहीं आ सकता, यानी कि 4 साल तक वट एवर द डिसीजंस विल बी वो आते रहेंगे, लेकिन आप अपनी कंट्रोल इनपुट 4 साल से पहले नहीं अप्लाई कर सकते। बात समझ रहे हो ना। इसी तरह अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो, आप कार ड्राइव करते हुए आँख झपकते हो, जब आँख झपकते हो तो उस टाइम पे आप क्या रोड देख सकते हो, कोई भी नहीं देख सकता रोड। ये आपकी सैम्पलिंग हो रही है, मतलब आप जितनी देर तक आंखें खोल के रखते हो आपकी सैंपल हो रहा है डाटा सारा। ठीक है, और फिर जब आप आंखें बंद कर लेते हो ये आपका ऑफ टाइम है एक तरह का, जिसमें आपको दुनिया का नहीं पता होता। सो अगर इसमें डिले डाला जाए, आप 120 की स्पीड पे जा रहे हो और नॉर्मल जिस तरह का आपका रेट है आंख झपकने का उस रेट पे आप जा रहे हो, तो कोई ख़ास डिले नहीं है, यानी कि आप इसको नेग्लिजिबल करके वाइप आउट कर सकते हो इसकी पॉसिबिलिटी को डिले की। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे कि जी 15 सेकंड तक आँख खोलनी है, 15 सेकंड तक बंद करनी है, तो 15 सेकंड तो आपको नज़र आया कि गाड़ी कहाँ जा रही है, लाइन पे जा रही है, लाइन पे की उसको, और 15 सेकंड आपने बंद कर लिया, आप 130 की स्पीड पे जा रहे हो, और यही रावल डैम वाला रोड है जो कि ट्विस्टेड है सारे का सारा। 15 सेकंड में आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं गुजर चुकी होगी किसी बैरियर से, ऐसे ही है ना। तो वो क्यों गुजर चुकी होगी, उसकी वजह ये है डिले। 15 सेकंड तक आपको यही नहीं पता चला कि आपकी आउटपुट क्या थी। बात समझ रहे हो, कंट्रोलर को पता चलना चाहिए और इस पूरे प्रोसेस से गुजर के, और फिर कंट्रोलर की जो आउटपुट है व्हाट इज दैट, यूएफटी, कंट्रोल इनपुट जो है, यानी जिसको हम कहते हैं फॉर्मली। सो कंट्रोल इनपुट का एक्शन हो जाना चाहिए सिस्टम के ऊपर जल्द अज जल्द। जितना डिले कंट्रोल इनपुट को लगेगा इफेक्टिव होते हुए, उतनी देर में सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है। तो डिले जो होता है, सिस्टम डिलेज जो होते हैं बहुत सारे होते हैं। मतलब ये कि जब एक आउटपुट आती है तो फिर आउटपुट के ऊपर मुख्तलिफ एक्शंस होने होते हैं, पूरा कंट्रोल सिस्टम बना होता है। लेट्स से कि वो एक कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम है, तो उसमें से जो आउटपुट निकलेगी वो आफ्टर सम सैम्पल पीरियड्स निकल सकती है। मतलब ये नहीं कि इंस्टेंटेनियसली अगले सैम्पल टाइम से पहले ही आउटपुट निकला है, हो सकता है वो 5 या 6 सैम्पल्स के बाद आउटपुट निकले उस कंट्रोलर में से। इतनी देर में अगर सिस्टम के अनस्टेबल होने के चांसेस हैं, यू शुड नो दैट। तो इसी वजह से जब हम आगे जाएंगे ना तो हम डिलेड सिस्टम भी देखेंगे कि डिलेड सिस्टम कैसे अनस्टेबल हो जाते हैं। पेज नंबर 7, मॉडलिंग। अभी इस पॉइंट तक मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको पता होना चाहिए इनपुट क्या होती है, कंट्रोल इनपुट क्या होती है, आउटपुट क्या होती है, प्लांट क्या होता है, कंट्रोलर क्या होता है।
आपको ओपन लूप और क्लोज लूप के दरमियान फ़र्क बहुत क्लियरली और डिस्टिंक्टली पता होने चाहिए, ठीक है। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी तक मैंने क्लियर किए हैं। गुड। एक क्वेश्चन है वैसे कि सिस्टम अनस्टेबल होने से क्या मुराद है? देखिए, डिज़ायर्ड आउटपुट के ऊपर जब सिस्टम नहीं जाता, मतलब 100 किलोमीटर एन आवर की स्पीड को मेंटेन करना था उसने, और वो इसके ऊपर ये ट्रैक करके 100 पे चला जाता है, तो दिस इज़ अ स्टेबल सिस्टम। इनस्टेबिलिटी इज़ एक्चुअली सच अ थिंग कि ये इसके ऊपर जाए और शूट कर जाए इसकी स्पीड। अब इसकी स्पीड शूट करके इसकी मैक्सिमम लेट से 180 है, तो उस पर जा सकती है। तो ये एक इंस्टेबिलिटी है, यानी कि इसने उसको ट्रैक करने की कोशिश की और ट्रैक करते करते निकल गया कहीं पे, और कंट्रोलर को कुछ समझ नहीं आई उसके बाद। इसीलिए खैर मैं इस कॉन्सेप्ट में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। इसीलिए पॉजिटिव फीडबैक जो होती है वो अनस्टेबल होती है, और नेगेटिव फीडबैक जो होती है स्टेबल होती है। आप लोगों ने जब ऑपम्स पढ़े थे तो शायद आपने ये बात भी पढ़ी हो कि क्यों होता है ऐसे, और वो कैसे ट्रैक करता है। वो जो नेगेटिव की पिन होती है वो पॉजिटिव के पिन के इक्वल तभी होती है जब क्लोज लूप फीडबैक नेगेटिव फीडबैक लगी होती है। और आपने शायद उसके अंदर ये देखा हो कि क्यों नेगेटिव की पिन हमेशा पॉजिटिव के पिन के इक्वल रहती है। अच्छा, अब हम मॉडलिंग की बात करेंगे। मॉडलिंग ऐसे ज़ाहिर है इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपने एक सिस्टम लिया हुआ है, सिस्टम को आपने उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाना है। अब होता ये है कि दुनिया में ना सिस्टम जो होते हैं वो होते नहीं है लीनियर, मतलब लीनियर सिस्टम नहीं होता दुनिया में, ट्रू लीनियर सिस्टम नहीं मौजूद। हर तरह की चीज़ नॉन लीनियर होती है। इवन रेजिस्टेंसेस भी विद इन सम रेंज जाके नॉन लीनियर हो जाते हैं। सेंसर्स नॉन लीनियर होते हैं। जैसे थर्मोकपल्स हैं, थर्मोकपल्स की एक रेंज होती है। एक पर्टिकुलर थर्मोकपल जो 750 डिग्री सेल्सियस तक या 1200 डिग्री सेल्सियस तक अगर काम करता है तो उसके बाद वो नॉन लीनियर हो जाएगा। हर टेम्परेचर सेंसर हो, कोई भी सेंसर हो, प्रेशर सेंसर हो, फोर्स सेंसर वगैरह वगैरह, हर सेंसर की एक लीनियर रेंज होती है कि यार अच्छा इस फोर्स से लेके इतनी फोर्स तक ये सेंसर लीनियर रहेगा, उसके बाद नॉन लीनियर होता है। तो जब भी आपने अपनी एप्लीकेशन के लिए कुछ सेंसर चूज़ करना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी एप्लीकेशन में क्या पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है, यानी जो मैं काम कर रहा हूँ क्या ये सेंसर उतनी ऑपरेटिंग कंडीशंस क्या होती हैं, लेट से इतनी वोल्टेज के लिए लीनियर है कि नहीं है, इतने प्रेशर के लिए लीनियर है कि नहीं है, इतनी फोर्स के लिए लीनियर है कि नहीं है, या फिर मेरा जो जो मेरा फर्नेस है वो इतने टेम्परेचर को अचीव करता है तो क्या वो उस हीट के लिए लीनियर है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब मसला ये है कि जी सिस्टम्स होते हैं नॉन लीनियर, तो हमें ये जो लीनियर कंट्रोल सिस्टम्स की थ्योरी है ना सारी, ये एक्चुअली स्टार्ट होती है एक नॉन लीनियर सिस्टम को लीनियराइज करके। आपने एक नॉन लीनियर कर्व देखो ना, जैसे इसने बताया, ये एक नॉन लीनियर कर्व इसने बुक में दिया हुआ, ये y है और ये x है। y इज एक्चुअली x स्क्वायर, ठीक है। सो ये एक नॉन लीनियर फंक्शन है, हम सब देख सकते हैं। लेकिन लीनियराइजेशन क्या होती है? अगर मैं इसको इस पार्ट में तोड़ूं तो ये इतने पार्ट में आपको लीनियर नज़र आता है। इसी तरह मैं इसको इतने पार्ट में तोड़ूं तो ये लीनियर नज़र आता है, ये लीनियर नज़र आता है, एंड सो ऑन। लेकिन इनकी लीनियर इक्वेशंस बदल जाएंगी, ठीक है। इन पार्ट्स के अंदर एक पर्टिकुलर, देखो ये f ऑफ x है ना, लेट्स से, तो मैं ये कहूँगा कि ये f1 ऑफ x होगा, ये कोई और इक्वेशन होगी f2 ऑफ x, ये सारी लीनियर इक्वेशंस होंगी। ये नॉन लीनियर है बट दीज विल बी लीनियर इक्वेशंस। लेकिन ये लीनियर इक्वेशंस सिर्फ इस रेंज में काम कर सकती हैं। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। यानी लीनियराइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो होल्ड करता है विद इन सम रेंज ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशंस। अगर आप उस ऑपरेटिंग रेंज से बाहर निकल जाओगे तो लीनियराइजेशन ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब ये है कि एक नॉन लीनियर सिस्टम के मोर देन वन ट्रांसफर फंक्शंस हो सकते हैं और वो डिपेंड करेंगे कि आप उसकी इनपुट की क्या कंडीशंस हैं। यानी कि आप इसको, जैसे एक जेट प्लेन है, तो जेट प्लेन के अंदर क्या होता है कि उसकी मैक्स स्पीड्स हैं, अगर तो वो अगर 0.7 मैक्स स्पीड से लेके 0.8 मैक्स स्पीड के दरमियान में एक्ट कर रहा है ना,
तो वो एक ओवरऑल नॉन लीनियर सिस्टम है। तो 0.7 से 0.8 की मैक्स स्पीड के दरमियान उसका एक ट्रांसफर फंक्शन होगा, 0.8 से 0.9 में उसका दूसरा ट्रांसफर फंक्शन होगा। मसला ये है कि सिस्टम है नॉन लीनियर और आप उसको अप्रॉक्सीमेट कर रहे हो फ्रॉम अ लीनियर सिस्टम। ठीक है, एक बड़ा सवाल है बारीक सा, वो ये है कि आप मुझे ये बताएं, अभी तक हमने बात की है जी, अभी भी हम इसकी मॉडलिंग की बात करें कि हमने इसका मॉडल डिफ़ाइन करना है। मुझे कोई ये बता सकता है कि हम मॉडल क्यों निकालते हैं, ट्रांसफर फंक्शन निकालने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है कि कंट्रोल सिस्टम ख़त्म हो जाएगी और आपको नहीं पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ है। पहले से हम लोग कैलकुलेट कर लें, बजाय इसके कि हमने एक सिस्टम पढ़ा उसको इनपुट दें और आउटपुट चेक करें, और बस उसका मॉडल होता है उसको इनपुट दे और हमें उसके कैलकुलेशन से पता चलता है। एग्जैक्टली, मतलब मैं अपने कंप्यूटर के अंदर इंजन नहीं डाल सकता, मैं अपने कंप्यूटर के अंदर इंजन या पूरा 747 इक्वेशंस के थ्रू डाल सकता हूँ और फिर मैं उसके ऊपर इनपुट्स और आउटपुट्स लगा के मैं सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ कैटर कर सकता हूँ, उसका कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन कर सकता हूँ बहुत अच्छा। देखो ना, बात ये है कि अब एक्चुअल सिस्टम है, लेट्स से 747 है या 777 है, चलो अब वो क्या ऐसे बन गया होगा कि वो जहाज़ उन्होंने कहा होगा फ़ोन करके अपनी फैब्रिकेशन इंडस्ट्री में कि जाओ एक 777 ले आना, अगले दिन वो 777 ले आया, उसने कहा अच्छा चलो जी इसके साथ टेस्टिंग शुरू करते हैं, चलो इसे उड़ाते हैं। ऐसे नहीं होता, पहले वो सिस्टम डिज़ाइन हुआ होगा, उसकी पहले पूरी की पूरी मैकेनिकल असेंबली एक एक पार्ट बना होगा, उसके बाद वो एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में गया होगा, आफ्टर वो जो पार्ट बना होगा वो भी कंप्यूटर में बना होगा, एक्चुअली नहीं बना होगा, कंप्यूटर में बना होगा, फिर वो पूरा सिस्टम बनेगा। फिर उसके वही मैं बता रहा था कि जैसे अभी इतना बड़ा सिस्टम है, इसके हिस्से होंगे, इसके बहुत सारे हिस्से होंगे कि ये इनपुट आ रही है, इसका ये ट्रांसफर फंक्शन है और 10,000 इसके कंपोनेंट्स होंगे जो इसके अंदर लगे होंगे, वो उसके ट्रांसफर फंक्शंस ढेर सारे होंगे। फिर वो ट्रांसफर फंक्शन सारे के सारे फीड इन होंगे मैटलैब को, मैटलैब के अंदर आप उसके ऊपर मुख्तलिफ सिमुलेशंस रन करोगे, आप उसको मुख्तलिफ इनपुट्स दे के देखोगे, आप उसके अंदर इनपुट्स की फ्रीक्वेंसीज, उसके ऊपर सारी की सारी जो इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, विंड के थ्रस्ट के इम्पैक्ट जो विंग्स के ऊपर होते हैं एक्सेट्रा, बहुत सारे बेशुमार उसके ऊपर छोटे छोटे कंट्रोल सिस्टम्स है, कितने बड़े सिस्टम के अंदर होते हैं जिनको आपने स्टेबलाइज करना होता है। उसके बाद क्या होता है, वंस वो सब कुछ हो जाता है तो फिर सिम्युलेटर आता है, सिम्युलेटर के अंदर वो इक्वेशन चली जाती हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर का होता है एक सिम्युलेटर, जिसके अंदर वो सामने LCD टाइप की स्क्रीन आ रही होती है ना, जिसमें लगता है कि आप जहाज़ फ्लाई कर रहे होते हो, उसके अंदर आप प्लेन में बैठे होते हो। मतलब इसकी इतनी एक्यूरेसी होती है सिम्युलेटर की कि एक दफ़ा एक जहाज़ यूँ क्रैश हुआ था, तो जो वॉइस रिकॉर्डर था जिसको ब्लैक बॉक्स कहते हैं, उसके अंदर जो डाटा था ना कि उसने क्या क्या प्रोसीजर अपनाया था उसको कंट्रोल करने के लिए, वो प्रोसीजर उनको पता चल गया लोगों को कि भाई इसने ये प्रोसीजर अपनाया था, ये जब प्रोसीजर अपनाता रहा ना तो जहाज़ सही चल रहा था। उसके बाद उसने एक पर्टिकुलर प्रोसीजर अपनाया जहाज़ के ऊपर, जहाज़ मतलब था एमरजेंसी की सिचुएशन में, तो एमरजेंसी की सिचुएशन में उसको कुछ ग्लाइड करवा रहा था, कुछ एयरपोर्ट तक लेके जाने की कोशिश कर रहा था, तो कुछ एमरजेंसी प्रोसीजर्स कर रहा था उसके ऊपर, उसने ना एक ख़ास एमरजेंसी प्रोसीजर उसके ऊपर किया। तो उन्होंने ये किया, अब उन्हें एग्जैक्टली समझ नहीं आ रही थी कि उसने 12-13 प्रोसीजर्स किए, तो उन्हें समझ नहीं आई कि यार जहाज़ क्रैश आखिर किस वजह से हुआ है यहाँ पे। तो उन्होंने सिमुलेटर में बैठे और उन्होंने सेम प्रोसीजर रिपीट किया, और एक पर्टिकुलर प्रोसीजर जैसे ही उसने रिपीट किया ना तो जहाज़ निकल गया उसके कंट्रोल से बाहर। हाँ, ब्लैक बॉक्स के अंदर वॉइस रिकॉर्डिंग थी ना सारी, तो वॉइस रिकॉर्डिंग से उन्हें पता चल गया कि एक्शंस के लिए। तो सिमुलेटर क्या होता है, सिमुलेटर तो एक डमी इन्वायरमेंट होती है ना, उसके अंदर पायलट बैठता है प्रॉपर, और वो फिर उस जहाज़ को फ्लाई करता है जिसके अंदर उस जहाज़ का पूरा मॉडल होता है। तो मतलब इतने एक्यूरेट सिस्टम्स होते हैं और इतने एक्यूरेट्स उनके मॉडल्स होते हैं। अच्छा, फिर वो सिमुलेटर में जाता है, सिमुलेटर में जाने के बाद वंस वो वेरीफाई होता है, फिर वो जहाज़ टेक ऑफ होता है, और वो जो टेक ऑफ करवाता है पहली दफ़ा जहाज़ को होता है टेस्ट पायलट, और टेस्ट पायलट हाईएस्ट पेड बंदा होता है इंडस्ट्री का, क्योंकि वो रिस्क क्या ले रहा है। इतनी एक्सटेंसिव टेस्टिंग के बाद भी पॉसिबल है। जब आपने देखा होगा एयरबस का जब नया ये आया था वर्जन, बोइंग का जब ये नया वर्जन आया था, तो जब इसकी फ़र्स्ट फ्लाइट होती है तो पूरा दुनिया का मीडिया जमा हुआ होता है। तो वो टेस्ट पायलट की जॉब इतनी ज़्यादा ख़तरनाक इसलिए है और टेक्निकल इसलिए है क्योंकि टेस्ट पायलट ने उस प्लेन को हर तरह के प्रोसीजर से गुजारना होता है।
मतलब उसने उसको लिमिट्स पे पहुंचाना होता है, उन लिमिट्स पे जहाज़ अदरवाइज नहीं जाता कभी भी। नॉर्मल फ्लाइट कंडीशंस में प्लेन ने उन लिमिट्स पे नहीं जाना होता, लेकिन टेस्ट पायलट का काम ये है कि जितना वो एंगल पे उसको ये टर्न करा सकता है उतने मैक्सिमम एंगल तक वो लेके जाता है उसको। और उसके अंदर क्या रिस्क है कि जहाज़ अनस्टेबल होकर क्रैश कर जाए। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम, जो कि एक इंडस्ट्री का पूरा प्रोसीजर है जो मैंने आपको बताया। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में पेज नंबर 8 के ऊपर आप 1.2 इक्वेशन अगर देखें, 1.2 इक्वेशन आपने टेलर सीरीज, आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस वगैरह पढ़ा हुआ है? हाँ, उसके अंदर आपने कर्व फिटिंग वगैरह देखी हुई है, मतलब किसी एक नॉन लीनियर फंक्शन को आपने एस्टिमेट कराना एक लीनियर फंक्शन से, देखा हुआ? देखो टेलर सीरीज तो पढ़ी है, टेलर सीरीज में 1.2 इक्वेशन देखो तो आपको समझ में आता है ये एक्स स्क्वायर का एस्टिमेट है। जब ये लिखता है ना वाई टिल्डा, ये टिल्डा कहते हैं इसको, ये वाई टिल्डा लिखता है। वाई टिल्डा का मतलब वाई इज अप्रोक्सीमेटेड एज, जो इक्वेशन सामने लिखी हुई है, दैट इज वाई नॉट प्लस f1 ऑफ x नॉट। ये लीनियर फंक्शन है जिससे आप अप्रोक्सीमेट करेंगे इस नॉन लीनियर फंक्शन को टेलर सीरीज के थ्रू। ये सारी बहुत सारी अप्रोक्सीमेशंस होती हैं गिवन फंक्शन के लिए, बट वो सारी, जैसे साइन फंक्शन है, जैसे कोसाइन फंक्शन है, आपका क्या ख्याल है, मतलब आपके जो कैलकुलेटर उसमें क्या साइन फंक्शन इंप्लीमेंट हुआ होगा, उसकी सीरीज इंप्लीमेंट हुई हुई है, जो कि एम्बेडेड सिस्टम में आप वाकई इंप्लीमेंट कर भी सकते हो, समझ रहे हो? सो वट एवर द केस इज, यानी कि वट एवर द नॉन लीनियर फंक्शन इज, उसकी ये एक लीनियर इक्वेशन इसने बनाई, बट दिस लीनियर इक्वेशन इज एक्चुअली वैलिड ऑन एक्स नॉट। एक्स नॉट कैसे है, देखो मैंने ये रीजन बनाया था एक, ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है और ये रीजन 3 है। आपने ये एक इक्वेशन लिखी है f1 ऑफ x थ्रू टेलर सीरीज, एक दूसरी f2 ऑफ x लिखी है, f3 ऑफ x लिखी टेलर सीरीज के थ्रू। अब आपको ये बात क्लियर है ना कि ऐसा वो x नॉट क्या है? x नॉट इज द मिड पॉइंट जिसके ऊपर आप इक्वेशन लिख रहे हो, यानी कि लेट्स से कि ये x नॉट इज इक्वल टू 2 है। यहाँ पे आप इसके ऊपर जब इक्वेशन लिखोगे ना, इस पॉइंट के ऊपर एक इक्वेशन आ जाएगी पूरी की पूरी, वो इक्वेशन वैलिड होगी, थोड़ी सी चेंज 2 से ऊपर, थोड़ी सी चेंज 2 से नीचे। बात समझ रहे हो? क्यों भला? क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन से कहीं यहाँ पे पॉइंट को एस्टिमेट कराना चाहोगे ना, तो एक्चुअली होगा ये कि इस पॉइंट की वैल्यू होगी यहाँ पे, और जब ये चीज़ ये यहाँ से निकलेगा तो इसकी जो स्लोप है अगर ये है तो इसकी वैल्यू कहीं पे होगी यहाँ पे, तो एरर ज़्यादा से ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। बात समझ रहे हो? एक्स नॉट के ऊपर जब आप एक लीनियर इक्वेशन लिखते हो ना, तो आप उसकी विसिनिटी में ऑपरेट कराते हो फिर उस इक्वेशन को। वंस दैट रेंज R1 इज चेंज टू रेंज R2, तो फिर आप उस इक्वेशन को यूज़ करना छोड़ दोगे और आप दूसरी इक्वेशन पे आ जाओगे। बात समझ रहे हो? इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं इस तरह से कि इसको हम कहते हैं गेन शेड्यूलिंग। गेन शेड्यूलिंग के एल्गोरिदम्स होते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ कंट्रोल सिस्टम्स लिखे होते हैं। ऑपरेटिंग कंडीशन चेंज हुई, सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन ही हमने दूसरा बदल दिया। ठीक है, अगर आप देखो हम इसको मज़ीद अभी आ जाएगी इस पर, अब समझ लो। 1.3 इक्वेशन देखो, 1.3 इक्वेशन में इसने 1.2 को इन टर्म्स ऑफ x टोटली चेंज कर दिया। f1 ऑफ x नॉट विल बी इक्वल टू 2x नॉट, क्योंकि डेरिवेटिव है। f1 ऑफ x का मतलब है इस केस में ये जो f डैश ऑफ x है या 1 ऑफ x है, या f डबल डैश होता है, f2 ऑफ x होता है, तो इसका मतलब दो डेरिवेटिव ले लिया। तो f1 ऑफ x का मतलब ये है कि एक डेरिवेटिव लिया, तो चूंकि x स्क्वायर था तो उसका डेरिवेटिव 2x बनेगा ना, तो एट एवेल्यूएटेड x नॉट 2x नॉट हो जाएगा खुद ब खुद ही। बहरहाल पहले तो अपने आप को ये साबित करें, स्पेशली आपने पूछा क्वेश्चन, 1.3 और 1.2 एक ही चीज़ है।
मतलब ठीक है, कोई गलती तो नहीं है इसमें, कोई बात समझ ना आई हो कि 1.3 1.2 से किस तरह से निकली है वो। आगे अब चलें 1.4 को देखें। इसने सिंपल ये काम किया है कि इसकी x0 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है x0 इज इक्वल टू 2 से, और ये इक्वेशन बन गई है। अब अगर आपने मतलब ये एक इक्वेशन है और जो आपका आंसर है वो ये है कि देखो ये इक्वेशन इस पार्ट में ऑपरेट कर सकती है यूं, ये इसको एस्टिमेट कर रही है, यानी ये चीज़ जितनी सीधी है ना ये इसको अप्रॉक्सीमेट करता है यहाँ पे। अगर आप कहो कि भाई ये इस इक्वेशन की वैल्यू इस पॉइंट पे बताओ, इस इक्वेशन लीनियर इक्वेशन की रीजन 1 की, तो क्या होगी? वो ये होगी वैल्यू। क्लियर है? अब ये पता नहीं रीजन नंबर 10 है, रीजन नंबर 13 है, जो भी है उसकी एक अपनी क्वेश्चन होनी चाहिए थी, बट उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो कहाँ पे है? वो यहाँ पे कहीं पे। आप एरर को देख रहे हो? अलबत्ता अगर आप इस रीजन में ऑपरेट कराओगे ना, इतने रीजन में, ये इसके मुताबिक ये वाई का रीजन बनता है, इसमें एरर नहीं आएगा, बहुत कम आएगा, मतलब 0.01 0.02। और यही वो एग्जांपल दे रहा है टेबल 1.2 में कि अगर आप यहाँ देखें कि x की वैल्यू जो आप चूज़ करें, देखें एक x की वैल्यू है जो आपने x एक्सिस पे चूज़ करनी है। x क्या है? आपकी ऑपरेटिंग कंडीशन है, बात समझ रहे हो? x क्या है? आपकी ऑपरेटिंग कंडीशन है। और x स्क्वायर क्या है? ये एक्चुअल सिस्टम है, यानी कि इसका एक नॉन लीनियर फंक्शन है। अब अगर आप x स्क्वायर को लीनियराइज करो एट x0 इज इक्वल टू 2, तो इक्वेशन बनती है 4 + 4 × x - 2। और अगर आप उसको करो x0 इज इक्वल टू 4 पे, तो इक्वेशन बनती है 16 + 8 × x - 4। बात समझ में आ रही है? ये क्लियर है ऊपर कॉलम कैसा डिफाइन हुआ हुआ है। अगर अब आप ये देखो कि 4 + 4 × x - 2 जो है, इट इज़ डेड एक्यूरेट फॉर x इज इक्वल टू 2, यानी कि x स्क्वायर की भी वही वैल्यू है और लीनियर इक्वेशन की भी वही वैल्यू है। आप कॉलम नंबर 2 और 3 को आपस में कंपेयर करो ना, फॉर x इज इक्वल टू 2, क्या दोनों की सेम वैल्यू आती है कि नहीं? सेम वैल्यू आनी भी चाहिए, क्योंकि ये इक्वेशन लिखी ही x0 इज इक्वल टू 2 पे गई है। अगर आप x इज इक्वल टू 2 से चेंज कर जाओ इधर या उधर, तो 2.1 या 2.2 पे पहुंचोगे, तो आप ये देख लो कि एरर हल्के हल्के बढ़ रहा है। नजर आ रहा है? वो बात क्लियर है ना? तो जाहिर सी बात है एरर बढ़ना भी चाहिए। तो x इज इक्वल टू 4 पे देखो कि एरर कितना बढ़ गया कि 4 + 4 × x - 2 कह रहा है 12.40 की वैल्यू होनी चाहिए उस पर, हालांकि वैल्यू जो असल में फंक्शन की है दैट इज 16.81। सही है? तो इसके लिए वो दूसरी इक्वेशन यूज होनी थी जो x0 इज इक्वल टू 4 पे हुई हुई है। तो अगर आपने एक अच्छा सिस्टम लेना है जिसके अंदर अच्छी उसकी अप्रॉक्सीमेशंस हुई हुई हैं, तो एक ख़ास रेंज के अंदर आप काफ़ी इक्वेशंस रख के उनका पूरा चार्ट बना देते हो। यानी कि ये जो गेन शेड्यूलिंग टाइप की चीज़ होती है ना, ये मैपिंग प्रोसेस होता है इस तरह का कि आप यूँ करते हो कि ये ऑपरेटिंग कंडीशन है x1 से x2 तक, तो ये t1 ऑफ s, x2 से x3 तक t2 ऑफ s, x3 से x4 तक t3 ऑफ s, और ये आप चूज़ करते चले जाते हो, उसमें से स्विच हो जाता है आपका कंट्रोलर उसके। मतलब ऑल इन ऑल दिस इज ऑल्सो अ नॉन लीनियर थिंग दैट हैपन। स्विचिंग, जब कंट्रोलर स्विच करेगा ना एक ट्रांसफर फंक्शन से दूसरे पे, तो वो एक नॉन लीनियर बात होती है, लीनियर नहीं होती। एनीवे, आपका ये क्लियर हो गया है। और आगे असाइनमेंट नंबर 1 लिखें। ये असाइनमेंट नंबर 1 का पार्ट 1 है और अगली क्लास में मैं आपको पार्ट 2 दूंगा। ये असाइनमेंट एक ही दफ़ा आप करेंगे और आपने असाइनमेंट सबमिट करानी है। अगले हफ्ते हम इंशाल्लाह जा रहे हैं तो इधर नहीं होंगे, तो उससे अगले हफ्ते ट्यूसडे को आप ये असाइनमेंट सबमिट कराओगे और उसके अंदर जो जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको इस तरह की कोई असाइनमेंट दे रहा कि जैसे आपने कोई बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की रिसर्च करनी है कंट्रोल्स पे, आपको मैं वो असाइनमेंट दे रहा हूँ जो हर बंदे का पर्सनली करना ज़रूरी है। और बेहतर यह है कि ये जो 2 हफ्ते का वक्त बनता है इसमें, अगले में और इसमें, तो उसके अंदर आप खुद कर लें। मतलब हाथों को थोड़ी तकलीफ़ होगी
लेकिन ये एक हार्ड फैक्ट है ना कि इस तरह की एग्जांपल्स बहुत सारे टीचर्स देते हैं, हर टीचर ही देता है शुरू में, जब प्री रिक्विजिट वाली कहानी आती है, जब रिव्यू की बात आती है कि पहले का लिटरेचर एक दफ़ा रिव्यू कर लें जो आपको प्री रेक्स हैं आपके, और इस वक्त वो आपको कोई असाइनमेंट देता तो आप लोग बिल्कुल भी तकल्लुफ़ नहीं करते कि वो चीज़ जाके देख लें, और आप नहीं देखते, और वो चीज़ चूँकि पिवटल इंपॉर्टेंस की होती है तो आपको आगे न्यूमेरिकल समझ आना बंद हो जाते हैं, आपका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है ना, आपको एक चीज़ समझ ही नहीं आ रही वो न्यूमेरिकल कैसे इधर तक पहुंच गया। इस वजह से ये असाइनमेंट बहुत लाजमी है। एक सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इस इक्वेशन को आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना है, और आपने एक्चुअली y ऑफ s, एक तो आपने ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है t ऑफ s। t ऑफ x आपको पता क्या होता है? t ऑफ s इज इक्वल टू y ऑफ s डिवाइड बाय r ऑफ s, ठीक है, यानी आउटपुट ओवर इनपुट। और y ऑफ s भी कैलकुलेट करनी है आपने, फॉर r ऑफ s इज इक्वल टू 5 बाय s प्लस 5, ये r ऑफ s है दी हुई इनिशियल कंडीशंस। ये y ऑफ s जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये एक इनिशियल कंडीशंस के लिए होगी और एक बगैर इनिशियल कंडीशंस के होगी बाकी रिस्पॉन्स, जिसको आप कहोगे y ऑफ s इनपुट, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने निकाल ली हैं। एक्चुअली इसकी फिर आगे फॉर्मल टर्म्स बन जाती हैं, जिसको हम इनिशियल कंडीशन को हम कहते हैं, जिसमें इनिशियल कंडीशन होती है उसको ज़ीरो स्टेट का नाम देते हैं, जिसके अंदर नहीं होती उसको ज़ीरो इनपुट का नाम देते हैं, लेकिन उसको आप छोड़ दें। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके अंदर जो इनिशियल कंडीशंस आएंगी वो आप इसी तरह ले सकते हैं, यानी कि y ऑफ ज़ीरो को, y डैश ऑफ ज़ीरो को आप एज इट इज़ इसी तरह एज अ वेरिएबल यूज़ कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। यार ये इनिशियल कंडीशंस होती हैं, जब आप लैप्लास का रिव्यू करोगे ना, उसमें से जो मैंने आपको सेक्शन बताया उसमें क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज तो मैं आपको एग्जांपल करा देता ना पूरी। ये मैं कह रहा हूँ ये है for t is equal to 0 के लिए, सॉरी y और 0 का मतलब है for t is equal to 0। हाँ, for t is equal to 0 इनिशियल कंडीशन इसी को कहते हैं ना। तो इसकी वैल्यू मैं वही कह रहा हूँ भाई, वैल्यू लेनी है ले लो, नहीं लेनी तो वेरिएबल की फॉर्म में निकाल लो ना सोल्यूशन, क्या फ़र्क पड़ता है। और सर ये जो y ऑफ s है ये एक या दो बताना, जो पूरा रिस्पांस बनेगा ना जब y ऑफ s का, तो एक इनिशियल कंडीशंस की वजह से बन रहा होगा और एक बाकी मादा बन रहा होगा, तो उन दोनों को अलग-अलग लिख देना बस, वो तो सिंपल सा केस है। अच्छा, आपके पास दूसरा क्वेश्चन ये है कि y ऑफ s इज इक्वल टू इस y ऑफ s को पार्शियल फ्रैक्शंस के थ्रू सॉल्व करना है आपने, ठीक है। यूज पार्शियल फ्रैक्शंस, उसको यूज़ करते हुए आपने इसकी y और फिर आपने इन्वर्स लैप्लास लेके जब पार्शियल फ्रैक्शंस आ जाएंगे तो y ऑफ t कैलकुलेट करना, ठीक है। कोई क्वेश्चन? ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप अपनी एग्जांपल्स भी कर सकते हैं जो आपको करनी चाहिए, क्योंकि होता ही है कि जब कोई क्वेश्चन आता है ना तो ये उसका ट्रिवियल पार्ट होता है, यानी 1-2 मिनट में ये चीज़ हो जानी चाहिए,
4-5 मिनट में, अगर ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन। आपको अगर ये नहीं आती होगी तो आप कभी भी जो चीज़ आपसे मांगेगी आप दे ही नहीं सकोगे, ठीक है। तो यह सारा लिटरेचर रिव्यू करो, 2 हफ्ते का वक्त है आपके पास, बेशुमार ज़्यादा टाइम है। अगली क्लास में भी कुछ डिस्कशन करूँगा, उसके बाद आपको अगली क्लास में ज़ाहिर ऐसी कुछ एग्जांपल्स भी आ जाएंगी, तो आपको उससे भी क्लियर होगा। अगली क्लास से पहले आपको वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को लैप्लास कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो अगली क्लास में मेरी कोशिश होगी कि मैं फोकस करूँगा हर चीज़ पे, बट इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं करूँगा, क्योंकि अगला हफ्ता भी फारिग होने वाला है, हम इतने लग्जरी में नहीं चल सकते कि, तो इस वजह से ये